हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर काउंसलर की वैकेंसी आई है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे यूथ के। तो यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट 6 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, जहाँ पर सारी जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी क्लासेस की भी वीडियोज अपलोड हैं और इसके अलग से प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लिंक सारे ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं आज की कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निम्न में से कौन सा लाभ और हानि खाते में व्यय के अनुक्रम का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, वित्तीय और अन्य खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेचना और वितरण खर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कार्यालय प्रशासनिक खर्च, ऑल ऑफ दिस सभी विकल्प। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस में भी प्रैक्टिस सेट है उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहा। तो वहां पर हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये देखिए कि एक ही चीज को कितने तरह से, इसमें से कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। टॉपिक एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसमें कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीक्वेंस की बात हो रही है कि कौन सा लाभ और हानि खाते हैं व्यय के अनुक्रम का एक हिस्सा है, कि हम जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस में उसको लिखते हैं या दिखाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अदर एक्सपेंसेस, तो आपको ये तो क्लियर है ही कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सब हमारे किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फाइनेंशियल और अदर एक्सपेंस भी रहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी विकल्प। यानी कि ये तीनों ही किस तरह के एक्सपेंसेस हैं, तीनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और प्रत्यक्ष व्यय है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एरर इन्वॉल्व्स फ्रॉड, त्रुटि में धोखाधड़ी शामिल है। द वर्ड फ्रॉड एंड एरर हैव द सेम मीनिंग। धोखाधड़ी और त्रुटि शब्दों का एक ही अर्थ है। द वर्ड फ्रॉड एंड एरर हैव डिफरेंट मीनिंग। धोखाधड़ी और त्रुटि शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। द टर्म एरर डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। त्रुटि नामक शब्द बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अब आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से करेक्ट है। सिंपल सा दो वर्ड हैं, बहुत बार हम लोगों ने सुने, एक एरर है और दूसरा फ्रॉड है। उसी को लेकर उन्होंने बताया है। एक बार में कह रहे हैं कि जो एरर होता है उसमें फ्रॉड को भी शामिल कर लेते हैं। दूसरी बार में कह रहे हैं कि दोनों का अर्थ ही एक होता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तीसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि दोनों का अलग अलग मीनिंग होती है, आपस में इनसे कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग मीनिंग होगी। और फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि जो एरर वर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं दुनिया में। तो यहाँ पर जो करेक्ट है तो वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, कि द वर्ड फ्रॉड, यहाँ पर वर्ड नहीं होगा, वर्ड होगा। द वर्ड फ्रॉड एंड एरर हैव डिफरेंट मीनिंग, कि जो फ्रॉड और एरर है दोनों का मीनिंग ही अलग अलग होता है। जब एरर होता है, एरर जो होगा, त्रुटि जो होती है वो भूलवश होती है, आप जानबूझ करके नहीं करना चाहते हैं, गलती से कोई काम आपसे ऐसा हो गया, वो त्रुटि कहलाती है। और जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड जानबूझकर किया जाता है, आपको पता है कि आप उस इंसान को धोखा दे रहे हैं, गलत उसके साथ कर रहे हैं, तो वो धोखाधड़ी हो जाती है, फ्रॉड कहलाता है। अनजाने में कोई काम आपने कर दिया तो वो एरर कहलाता है, आप जानबूझकर किसी काम को कर रहे हैं तो वो फ्रॉड कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sale of gold rupees 400 made to Gautam was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Ram as rupees 40. What is the journal entry to rectify the above error using a suspense account? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 रुपए का माल था जो गौतम को बेचा गया था, यानी कि गुड्स थे 400 रुपए के जो गौतम को सेल किए गए, जिसकी जो एंट्री करी गई है वो विक्रय बही में सही तरीके से हुई, यानी कि जो सेल्स बुक थी उसमें सही दिखाया गया, लेकिन गलती क्या हुई, गलती से राम के डेबिट में 40 लिख दिया गया, यानी कि कितना लिखना था, 400 लिखना था गौतम के डेबिट में, लेकिन लिखा गया राम के डेबिट में, वो भी कितना लिखा गया 40, यानी कि 400 लिखना था उससे 40 लिखा गया। तो यहाँ पर उचंत खाते का प्रयोग करते हुए उक्त को संशोधित जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया वहां पर आपका जो जाहिर सी बात है दोनों आपके एक मैच नहीं करेंगे, दोनों साइड गलत आएंगे। तो यहाँ पर जो सस्पेंस अकाउंट का यूज हम करेंगे तो कौन किस तरह की एंट्री होगी या क्या करेक्ट एंट्री हम करेंगे, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री जो होगी
गौतम का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, टू राम अकाउंट 40 और टू सस्पेंस अकाउंट 360, क्योंकि टोटल जो था वो डेबिट का अमाउंट कितना था 400 का था। राम में 40 किया गया है, सस्पेंस में हमारे कितना चला जाएगा 360। जो गलत किया गया राम का वो 40 था और जो सस्पेंस में जाएगा वो 360 का जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश अकाउंट was created by 200 in place of debit by 2000 of Harsh account. For the rectification suspense account will be, हर्ष का खाता 2000 डेबिट के स्थान पर हरीश का खाता 200 से क्रेडिट हो गया, सुधार हेतु उचंती खाता क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि जो हर्ष का खाता था 2000 के डेबिट के स्थान पर हरीश के नाम से अकाउंट जो था उसको 200 से क्रेडिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सही क्या रहेगा या कितने से जो होगा जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा या सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बी पॉइंट है 2000 के अमाउंट से क्या किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा, जो सुधार है यानी कि जो उचंती खाता सस्पेंस अकाउंट हम बना रहे हैं वो 2000 के अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा 2000 का अमाउंट जो है वो सस्पेंस अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर आपको क्लियरली बताया था कि सेल किया गया था इतना अमाउंट, इसलिए इतनी है उसमें ट्रांसफर किया गया, उतनी चूक हुई। यहाँ पर क्या है कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि किस तरह का अमाउंट था, किससे उससे रिलेटेड था, किस मत का था। 2000 रुपए जो आपका है हरीश के अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, तो इसलिए क्लियर नहीं है। तो जिस भी त्रुटि या इस तरह से कह सकते हैं जो डबल दो बार दोहरी अशुद्धियां हो रही हैं इस तरह की, जिनका पता लगाना क्लियर नहीं हो पाता है कि कहाँ से गलतियां हुई हैं, किस तरह की हैं, तो उसे सीधे सीधे हम क्या करते हैं जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट अकाउंट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी अशुद्धियां तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है वो कौन सी गलतियों को नहीं दिखाता। कंपनसेटिंग एरर को, क्षतिपूर्ति अशुद्धियों को, एरर ऑफ प्रिंसिपल सैद्धांतिक अशुद्धियों को, एरर ऑफ ओमिशन भूल संबंधी अशुद्धियों को, ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कौन सी अशुद्धियों को या किस तरह की गलतियों को नहीं दिखाता है। तो ये तीनों ही जो है आपके ट्रायल बैलेंस में तीनों ही प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो तलपट जो हम ये ट्रायल बैलेंस जो हम बना रहे हैं उसके टोटल को वो इफेक्ट नहीं डालती हैं। क्यों नहीं डालती है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वहां पर हम अर्थमेटिक जो उसकी अंगगणितीय शुद्धता होती है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है, उसको चेक करते हैं। तो वहां पर ये तीनों ही तरह की जो क्षतिपूरक होंगी वो आपस में कट जाएंगी, जिनको ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। सैद्धांतिक कि अगर स्टार्टिंग में ही गलत उसमें दिखा दिया गया है तो उसको भी पकड़ना इतना आसान नहीं रहता, या भूल से आपने एंट्री ही नहीं करी किसी उसकी कोई स्टार्टिंग में ही जो एंट्री से ही छुट गई तो वो आपकी जो ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं उससे नहीं पकड़ पाएंगे। तो इन तीनों ही अशुद्धियों को हम तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी पता चल जाएंगी कि अगर आपने पोस्टिंग जो है वो गलत अकाउंट में कर दी है तो उसको पकड़ा कर सकते हैं हम। बहियों का अशुद्ध योग, यानी कि अगर आपने जो भी लेजर बनाए हैं टोटल करने में मिस्टेक कर दी है उसकी, तो उसे हम पकड़ सकते हैं। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाने में गलती कर दी है तो भी ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि क्या छूट गया है, क्या रह गया है आपका। या फिर जब आप बैलेंस निकाल रहे थे जो भी आपने लेजर बनाया था तो उसमें बैलेंस निकालने में अगर आपने गलती करी तो उसको भी आप पकड़ सकते हैं आसानी से। तो इस तरह की जो त्रुटियां होती है वो पकड़ी जा सकती हैं, बाकी इन तीनों को हम नहीं ढूंढ सकते। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 तक एक्स लिमिटेड की उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है। ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक 7300, रोकड़ बही में अधिविकर्ष कितना है 7300 का, चेक्स पेड इनटू द बैंक अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड 3400, बैंक खातों में भुगतान किए गए चेक लेकिन जमा नहीं किए गए हैं 3400 के, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 450, 450 रुपए के चेक जारी किए गए हैं लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, 70 रुपए के पासबुक में डेबिट किए गए बैंक शुल्क हैं। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट 3000, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा किया गया चेक है 3000 का। आपको ये जानकारी दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है और आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट वैल्यू एज पर द बैंक पासबुक। बैंक पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष का मूल्य यानी कि ओवरड्राफ्ट कितना आएगा वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं, पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना बैलेंस जो है हमारा ओवरड्राफ्ट में आ रहा है। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने में सबसे पहले जो आपका कैश बुक के अकॉर्डिंग जो ओवरड्राफ्ट निकल करके आ रहा था उसको हम लिखेंगे। अमाउंट का टोटल आपका हो जाएगा 7300, हम जो आपके कैश बुक में दिखा रहा है बैंक कॉलम में जो ओवरड्राफ्ट है उसको हम नोट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम उसमें ऐड करेंगे चेक पेड इनटू द बैंक अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड, जो चेक जो है वो पे कर दिया गया बैंक अकाउंट में लेकिन उसे क्रेडिट नहीं किया गया, तो उसे हम 3400 दिखाएंगे। फिर ऐड करेंगे इसमें हम बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 70 के। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आपको इसे ऐड कर देना है, तो टोटल आपका आ जाएगा 10,770। उसके बाद अब उसमें से हम लेस करेंगे। दो चीजें आपकी आइटम ऐड हो जाएंगे, जो क्रेडिट किया गया था बैंक में नहीं किया गया था, सॉरी जो चेक जो था वो पेड कर दिया गया था बैंक में लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया था उसको, और साथ में जो बैंक चार्जेस थे उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। फिर लेस करना है हमको उसमें से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया गया था लेकिन पेमेंट पे प्रेजेंट नहीं किया गया 450 का, और चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, तो डायरेक्ट कस्टमर द्वारा जो था बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया था 3000 का। तो इन दोनों को ऐड करके 3450 जो है वो हम इसमें लेस कर देंगे। अब हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट निकल करके आ जाएगा 7320। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का निकल करके आएगा। अब जो निकल के आएगा वो 7320 का निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि जो चीजें भी मिली है उसको ऐड कर दिया गया है और जो भी पेमेंट कर दिया गया है उसे हमने लेस कर दिया है। उसके बाद निकल के हमारा आ गया है जो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आर्बिट्रेज का मूल्य क्या होगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 7320 रुपए का। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इट इज कस्टमर्स ड्यूटी टू चेक द एंट्रीज एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द बैंक ऑफ एनी एरर दैट ही मेड नोटिस, या ग्राहक का दायित्व होता है कि प्रविष्टियों की जांच करे तथा किसी त्रुटि के संज्ञान में आने पर तुरंत बैंक को सूचना दे दे। बैंक पासबुक रिप्रेजेंट अ कॉपी ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ द बैंक इन द बुक्स ऑफ द कस्टमर, बैंक पासबुक ग्राहक की पुस्तकों में बैंक के लेजर खाते की प्रति होती है। These days customers can easily access their bank statement online anytime as facilitated by the net banking. आजकल नेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक बैंक स्टेटमेंट को आसानी से किसी भी समय देख सकता है। These days many bank ATMs have automated machines where one gets the passbook updated without any manual intervention. आजकल बहुत से बैंक ATM में स्वचालित मशीनों द्वारा पासबुक अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। कौन सा रॉन्ग है आइए देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि बैंक पासबुक जो होगी ग्राहक की पुस्तकों में बैंक के लेजर खाते की प्रति होती है। तो जो बैंक जो लेजर अकाउंट बनाता है अपना, उसकी एक प्रति होती है जो आपका बैंक पासबुक होती है। ये कोई आपसे कह रहा है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पासबुक बैंक द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो बैंक के द्वारा ही की जाती हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। इसमें जितना भी आपने पासबुक आपके सबके पास होगी तो देखिएगा उसमें जो भी आप निकालते हैं या जो भी आप जमा करते हैं या जो भी आपने किसी और को पेमेंट किया है या वहां से आया है, इसके अलावा जो भी बैंक के चार्जेस लगे हैं या जो बैंक ने अपनी मेंटेनेंस फीस ली है या इंटरेस्ट आपको दिया है, वो सारी डिटेल्स होती हैं। तो आपके अकाउंट से रिलेटेड उसमें सारी एंट्रीज दे रखी होती हैं, ना कि सिर्फ बैंक की। तो यहाँ पर एक आंसर जो आपका गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और वो करेक्ट होगा क्योंकि आपसे ये पूछा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक टू अराइव एट बैलेंस एज पर कैश बुक। एक बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय पासबुक के अनुसार शेष राशि से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाना चाहिए ताकि रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि ज्ञात की जा सके। इंटरेस्ट डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा सीधे डेबिट किया गया ब्याज। इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक द्वारा सीधे जमा किया गया ब्याज। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, प्राप्त चेक और रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दर्ज किया गया लेकिन जमा नहीं किया गया है। अमाउंट ऑफ द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जमा किए गए चेक की राशि लेकिन एकत्र नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं वहां पर
किसे घटाया जाना चाहिए जिससे कि हमारा रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर जो आप रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं वहां पर हम उसे बैंक जो होती है उसकी पासबुक के जो शेष होता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैश बुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको किसके अनुसार लेकर के आना है, कैश बुक के शेष के अनुसार। तो हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, जो बैंक होता है हमारा उससे करेंगे, बैंक के शेष से करेंगे। तो अब यहाँ पर जो पूछ रहा है कि क्या घटाया जाना चाहिए, क्या हमको उसमें से लेस करना है, तो यहाँ पर बैंक द्वारा सीधे जमा किया गया ब्याज, इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक, जो भी इंटरेस्ट होता है डायरेक्ट क्रेडिट किया जाएगा, उसे ही हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। बाकी जो तीनों चीजें आपकी दे रखी हैं वो ऐड होंगी। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the credit balance of bank as per cash book is ₹2,000 and there is a check worth ₹2,000 that has been issued but not presented, the balance as per passbook will be। यदि रोकड़ पुस्तक के बैंक क्रेडिट पक्ष का योग 20,000 रुपए है तथा एक चेक जिसका मूल्य 2,000 रुपए हो तो वह प्रस्तुत न किया गया हो तो पासबुक के आधार पर शेष होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी कैश बुक होती है उसका जो बैंक कॉलम होता है उसके क्रेडिट पक्ष का योग जो है वो 20,000 रुपए है। एक चेक जिसका मूल्य 2,000 रुपए था वो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो यहाँ पर पासबुक के आधार पर शेष क्या होगा ये पूछ रहा है, यानी कि वो को नहीं दिखाया गया है या प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो वहाँ पर पासबुक के अकॉर्डिंग क्या शेष रहेगा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसका शेष जो होगा, जो 20,000 है उसमें से 2,000 लेस कर दिया गया होगा, क्योंकि वो बैंक के कॉलम में तो जाएगा लेकिन जो कैश बुक आपने बनाई वहां पर प्रेजेंट नहीं किया गया, तो वहां उसकी एंट्री नहीं की गई है, तो उसका जो 2,000 रुपए है उसमें से वो कम हो जाएगा। तो कितना दिखाएगा, सिर्फ 18,000 का दिखाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है वो 18,000 डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो 18,000 आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, यानी कि रिसीट साइड बड़ा होगा और जो आपका क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड है वो छोटा होगा, तो डेबिट बैलेंस हमारा निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, राजस्व मान्यता सिद्धांत क्या है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस शुड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस ओवर ए स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम। यह अवधारणा है कि किसी व्यवसाय को अपने कार्यकाल के परिणामों की एक मानक अवधि के दौरान रिपोर्ट करना चाहिए। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये डी में रहता है मोस्टली, इन्होंने बी में दे दिया है, कोई बात नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी प्रूवन शुड बी रिकॉर्डेड। ये अवधारणा है कि केवल उन लेन देन को साबित किया जा सकता है जिन्हें दर्ज किया जाना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड ओनली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द बिजनेस हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड द अर्निंग प्रोसेस। ये अवधारणा है कि आपको केवल राजस्व की पहचान करनी चाहिए जब व्यवसाय ने पर्याप्त रूप से कमाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन मेनली है। तो जो राजस्व की आय अवधारणा होती है उसमें क्या रहता है कि आय अर्जन के समय, यानी कि किस समय आय का अर्जन हुआ है, कब आय जो इनकम है वो अर्न हुई है, जिस टाइम पर वो अर्न होती है, जिस टाइम पर वो अर्जित हुई मानी जाती है, तभी वो क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो अर्जित हो जाती है, अर्न हो जाती है, लेकिन रिसीव नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है कभी कभी। तो जब भी वो अर्न उसकी भी मान ली जाएगी, अर्जित हुई मानी जाएगी, उसे या फिर जब विक्रय किया गया है, जिस टाइम पर हमने सेल किया गया है और जो अधिकार है उस गुड्स का, जो राइट्स होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, हस्तांतरित कर दिए गए हैं, तो मान लिया जाएगा कि बिजनेस ने उस इनकम को अर्न कर लिया है, उसके बेसिस पे होता है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस कह रहे हैं वहां पर डी पॉइंट जो कह रहा है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड ओनली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन द बिजनेस हैज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड द अर्निंग प्रोसेस। जब बिजनेस ने अपनी अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कर ली होती है, जब अपनी पूरी प्रक्रिया कर ली होती है, तो उसे हम आय मानते हैं, तो या फिर अपने बिजनेस में या अपने इसमें हम दिखाते हैं। तो वहां पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी वहां पर आ जाता है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि पहले ही हमको एडवांस में कुछ रिसीव हो गया है या अर्न इनकम है या अर्न इनकम है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। उपार्जित है, अनुपार्जित है, तो लायबिलिटी है या एसेट है, इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। तो ये कैसे पता चलता है हमको, वो इसी धारणा के अनुसार ही पता चलता है। तो एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन है, Which of the following are the essential feature of auditing? निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा की आवश्यक विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एसेंशियल, इट इन्वॉल्व्स वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द रेलेवेंस, reliability and adequacy of evidence in support of
वेरिफिएबल इंफॉर्मेशन सच एज वाउचर्स डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन। इसमें वाउचर दस्तावेज स्पष्टीकरण जैसी सत्यापन युक्त जानकारी के समर्थन में प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और साक्ष्य की पर्याप्तता का मूल्यांकन और सत्यापन शामिल है, जो कि करेक्ट है। ऐसा किया जाता है। इसमें जो वाउचर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि जो हमने अकाउंट्स या फिर जो रिकॉर्ड्स हमने रखे हैं वो कितने सत्य हैं, कितने सही जानकारी हमको दे रहे हैं, विश्वसनीय है या नहीं है। ये सारी चीजें आती हैं। करेक्ट है ये पॉइंट आपका। दूसरा कह रहा है इट इज एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों की विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक और खुदी समीक्षा है। करेक्ट है ये वाला भी, कि इसमें इन्वेस्टिगेट ही किया जाता है कि जो अकाउंटिंग रखी गई है, जो अकाउंट के रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो सही है या नहीं है। फिर आ जाता है, या फिर इंटरनल कंट्रोल अगर है, वहां पर आंतरिक जांच की प्रक्रिया वहां पर चल रही है तो वो सही है या नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ऑडिट की गई जानकारी वित्तीय गैर वित्तीय हो सकती है। करेक्ट है ये वाला भी, कि कभी कभी जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप फाइनेंशियल ही लें, कभी कभी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ सकती है ऑडिटिंग में। तो तीनों पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं ऑडिटिंग की। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट मीन्स के अक्षर से तात्पर्य क्या है? टू प्रिपेयर बुक ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तिकें तैयार करना। टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तत्पर तैयार करना। टू मेक एडजस्टमेंट इन अकाउंट, लेखा में समायोजन करना। तो एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स, लेखा पुस्तकों की जांच करना। तो बहुत सिंपल, आप सबको पता है क्या होता है अंक अक्षर। तो ये तीनों ही क्या रहती है, प्रोसेस हो जाती है जो हम अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं या फिर जो फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे होते हैं। ये जो हमारे टू एग्जामाइन अकाउंटिंग बुक्स हैं, लेखा पुस्तकों की जांच करना। जो हमने अकाउंट्स बना लिए उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होता है, वही एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section governs the deduction in respect of medical insurance premium under Income Tax Act 1961? आयकर अधिनियम 1961 के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती को कौन सी धारा नियंत्रित करती है? 80DB, 80DD, 80E, 80D। यहाँ पर आपकी 4 सेक्शंस दे रखी हैं। आपको बताना है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें जो प्रीमियम दिया जाता है उसकी कटौती जो मिलेगी वो किस सेक्शन में जाती है। तो उसकी कटौती किस सेक्शन में जाएगी? तो वो आपकी मेनली जाती है 80D में। जो सिर्फ चिकित्सा बीमा प्रीमियम की अगर बात कर रहे हैं तो वो 80D में जाती है। लेकिन अगर हम बात करें जो सिर्फ चिकित्सा बीमा पेमेंट में आपको एक वर्ड और ऐड कर दिया जाए कि आश्रित जो होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए अगर कहा जा रहा है तो 80DD हो जाती है। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किसके लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एग्जेम्पशन एडमिसिबल टू अ पर्सन अंडर सेक्शन 80CCC कैन नॉट एक्सीड। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार धारा 80CCC के अंतर्गत किसी व्यक्ति हेतु अनुमान्य छूट दायर से अधिक नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन को कई बार अलग अलग तरह से इससे प्रीवियस की भी प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है। तो क्या होती है मैक्सिमम लिमिट, आपसे मेनली ये पूछा है 80CCC की। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो कई बार मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? 31, 32, 33, 34। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसमें कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो 33 दे रखे हैं, 33 मेंबर्स हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी जो अध्यक्ष होती है, अगर ये पूछा जाए कि चेयरमैन कौन होता है तो वो हो जाएंगी वित्त मंत्री। अभी करंट में कौन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGST डज आई मीन इन IGST? यहाँ पर IGST जो है जीएसटी का एक टाइप होता है, प्रकार होता है। उसमें आई का क्या मतलब है ये पूछा है। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनल, आंतरिक, इंटीग्रेटेड, एकीकृत, इंट्रा। तो यहाँ पर आई का मीनिंग क्या होता है? तो हम IGST जो होता है उसकी फुल फॉर्म की अगर बात करी जाए, मेनली यही पूछा है फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर इसको कहा जाएगा हमारा। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर द जीएसटी बिल? जीएसटी बिल के अंतर्गत उनके में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? कुकिंग गैस, अल्कोहल, पेट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जीएसटी जो होता है उसमें किसे शामिल नहीं किया गया है? 3 ऑप्शन दे रखे हैं और फोर्थ वाला ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को ही जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो कई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिंग ऑफ
of one source of income against the income of another source under the same head of income has been discussed under section dash as per Income Tax Act 1961 as a provision. आय के एक स्रोत को आय के एक ही शीर्षक के तहत दूसरे स्रोत की आय के विपरीत लगाने पर आय का अधिनियम 1961 के प्रावधान के रूप में डैश के तहत चर्चा की गई है। यानी कि ये कौन सा सेक्शन है आपको बताना है किसके तहत किया गया है ऐसा, तो हो जाता है सेक्शन 70। इसमें क्या कहा गया है मेनली ये देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेनली ये है कि एक स्रोत के शीर्षक के तहत जो दूसरे स्रोत की आय के यानी कि एक में इनकम हो रही है लेकिन दूसरे में किसी में अगर लॉस हो रहा है उससे आप उसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, उससे आप उसको अपलिखित कर रहे हैं, तो उसके संबंध में जो धारा लगती है या जो धारा आती है वो हो जाती है आपकी धारा 70। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द salary is responsible to deduct tax at source. This provision is applicable to जो व्यक्ति वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वही व्यक्ति स्रोत पर कटौती के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होता है कंपनीज, HUF, नवभारत परिवार, फर्म्स या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी पर। किस पर लागू होता है? तो इन तीनों पर ही ये नियम लागू होता है कि सिर्फ सैलरी ही पे नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पर जो TDS होता है उसको डिडक्ट करने के बाद पे करना होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो नियोक्ता होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वही तो हुई सैलरी प्रोवाइड करा रहा है, सैलरी दे रहा है, तो यहाँ पर कंपनी भी आ जाएगी, HUF भी और फॉर्म भी आ जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के हम सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।